शुरुआत में कुछ इस तरीके से करता हूँ। कुछ वक्त अभी धूप काले का सीज़न है और मैं कोट पहन के जब आ रहा था तो मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप इतने धूप काले के सीज़न में कोट पहनते के है तो आपको गर्मी नहीं हो रही है क्या? तो मैंने कहा मुझे गर्मी नहीं होती है, जब ये कोट पहनता हूँ मुझे गर्व होता है। इसके पीछे वजह ये है कि जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपने कोट पहनने के लिए क्या किया है, तो वो कहते हैं हम किसी शोरूम में जाते हैं, कपड़े की दुकान में जाते हैं और कोट खरीदते हैं, टेलर के पास जाते हैं और उसे सिल लेते हैं और फिर उसे पहनते हैं। मैं उन्हें जवाब देता हूँ, ये कोट पहनने के लिए मेरे समाज ने खून पसीना दिया है, उसके बाद ये कोट मैंने पहना है। मेरा नाम आकाश संजय खोबरागड़े, मैं दिल्ली से पीएचडी कर रहा हूँ और फिलहाल मैं बाबा साहब के ऊपर मंथन करता हूँ और उन्हें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मैं इसको 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा इतिहास किस तरीके से रहा है। 2 किताबों की जानकारी देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए। तीसरा, जिस तरीके से आज की पीढ़ी बाबा साहब को किस तरीके से देखना चाहिए, समझना चाहिए और हम लोगों के बीच में आपसी संबंध किस तरीके से होना चाहिए, उसकी बात रखूँगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ, जब हम 14 अप्रैल 1891 की बात करते हैं, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, लेकिन मैं देखता हूँ उससे पहले भी एक महापुरुष का जन्म हुआ है जो 1840 में हुआ है, 11 अप्रैल 1840 में, जिसका नाम ज्योतिबा फुले है, जिनकी आज हम संयुक्त जयंती भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये 2 महापुरुषों की बनने की हम जर्नी को देखते हैं, एक तरीके से सफ़र को देखते हैं, तो उससे पहले एक और सफ़र हमको, एक और ऐसा इवेंट, एक ऐसी घटना हमें महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है, जिसके बाद ये कारवां शुरू होता है। ये कारवां शुरू ना कि 1840 से होता है, ना कि बाबा साहब के जन्म के बाद होता है। ये कारवां शुरू होता है 1818 में, 1 जनवरी 1818 से ये कारवां शुरू होता है। सब लोग जानते हैं यहाँ पे 1 जनवरी 1818 महान शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे के पूरे विश्व में। 1 जनवरी के बाद आता है 11 अप्रैल 1840, जब ज्योतिबा फुले का जन्म होता है। आप देखिए कि जब ज्योतिबा फुले का जन्म हो रहा है, उससे पहले महाराष्ट्र की या फिर हम कहें भारत की परिस्थिति जातियों में किस तरीके से जकड़ी है, उसको तोड़ने के लिए किस तरीके से एक सेना का निर्माण होता है, जिसे हम महान रेजिमेंट की बात कहते हैं। किस तरीके से ब्रिटिशों का आगमन होता है और महान रेजिमेंट के साथ उनका मेल होके वो पेशवाओं को काउंटर करते हैं और एक तरीके से जाति व्यवस्था के जो बीज है उसमें पहली एक तरीके से नकेल कसते हैं, एक तरीके से अपने हक और अधिकार को पाने की कोशिश करते हैं और लड़ाई जीतते हैं और कुछ अधिकार और हक अधिकार पाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक माहौल तैयार होता है, जिस माहौल में ज्योतिबा फुले का जन्म होता है 1840 में। ज्योतिबा फुले का जन्म हो रहा है 1840 में। आप माहौल देखिए उस वक्त का किस तरीके से है। कुछ वक्त हुआ है कि पेशवाई खत्म हुई है, फिर भी जिस तरीके से जाति व्यवस्था का जो जकड़न है, समाज को जिस तरीके से जकड़ के रखा है वो खत्म। तो ज्योतिबा फुले अपने इस पूरे तरीके इस माहौल में काम करते हैं और कुछ किताबें लिखते हैं, कुछ काम करते हैं। उसमें से एक किताब जो मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा, दूसरा, और उसमें महिला शिक्षा, अछूतों की शिक्षा, पानी पीने का अधिकार, इस तरीके से अधिकार। आज हम लोगों को जब देखते हैं तो ये अधिकार हमको बड़े छोटे लगते हैं, बड़े मामूली महसूस होते हैं, लेकिन आप सोचिए और देखिए कि ऐसी जगह, ऐसी वक्त, ऐसा समय जब आपको चलने तक की आज़ादी नहीं है, समाज के एक वर्ग को पानी पीने की आज़ादी नहीं है, उस वक्त एक व्यक्ति आता है कोट पहन के, पगड़ी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, और वो कहता है कि मैं अपने घर में इन लोगों को पानी पिलाऊंगा। तो आप देख रहे हैं माहौल, और माहौल से, परिस्थितियों से लड़ने की किस तरीके से व्यक्ति आता है। उसी के बाद जब हम देखते हैं 1891 में डॉक्टर अम्बेडकर का 14 अप्रैल को जन्म होता है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन में किस तरीके से जाति के दंश सहे हैं और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करा है। तो आप देखिए माहौल तैयार होता है शुरुआत में 1818 में, 1840 में उसको आगे बढ़ाया जाता है, और 1981 में जब बाबा साहब का जन्म होता है, 1891 में जब बाबा साहब का जन्म होता है, तो थोड़ा एक माहौल बनता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से फुले का जन्म होता है। उसके बाद शाहू आते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को फुले साहब के साथ पहचान कराते व्यक्ति के रूप में बताते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर फुले को अपना गुरु मानते हुए कारवां को आगे लेके चल जाते हैं।
ये जो वक्त है, ये जो मूवमेंट है, ये जो संघर्ष है, जो हम ये क्रांति अनुभव कर रहे हैं, एक तरीके से हम आज ये उत्सव मना रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आज का 14 अप्रैल का, 11 तारीख का, ये 11 अप्रैल का इस तरीके से नहीं है। ये पूरा का पूरा कारवां चलते हुए आया है 1880 से अभी तक और आगे चलता रहेगा। मुख्य रूप में मैं आपको एक इतिहास और इससे जुड़ी हुई कुछ बातों से मैं अवगत कराना चाहता था कि इस तरीके से एक कड़ी बनती हुई आई है और आज का जो जीवन हम जी रहे हैं, जो हम लोग जो जिस तरीके से भी शिक्षा ले रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, तो उसका एक इतिहास के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, जो एक निर्माण हुआ है हमारा, उस समाज निर्माण होने के बाद दो मुख्य रूप इस समाज ने पाई है। सबसे पहले जो उन्होंने शिक्षा अर्जित करी है और दूसरा स्वाभिमान से जीना शुरू किया है। लेकिन कुछ कालखंड में हम देखते हैं कि ये शिक्षा अर्जित करने के बाद और स्वाभिमान आने के बाद कुछ थोड़ी कमज़ोरियाँ इस समाज ने फेस की है, आज भी हमको समझ में आती है। उसकी दो मुख्य कारण हैं कि हम जिन महापुरुषों की जयंती आज मना रहे हैं या जिन महापुरुषों को हम आदर के रूप में देखते हैं, हम उनको पूजा या फिर एक तरीके से व्यक्ति पूजा के रूप में हमको देखते हैं, जबकि हमें उन्हें व्यक्ति पूजा के रूप में नहीं, एक मानव के रूप में देखना है और उनको अपने जीवन में उतारने की हमें कोशिश करना है। इसके लिए मैं आपको दो मुख्य किताबें बताना चाहता हूँ जो ज्योतिबा फुले साहब ने एक लिखी है। उस किताब का नाम है गुलामगिरी, पहली किताब। दूसरी डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं एक किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हम बड़ी आम भाषा में जात पात तोड़ो कहते हैं, जाति का सर्वनाश करके, इस तरीके की दो किताबें कहते हैं। मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि जो भी व्यक्ति बाबा साहब को अपने जीवन में उतारना चाहता है, बाबा साहब को समझना चाहता है, ज्योतिबा फुले को समझना चाहता है, तो ये दो किताबें उनके घर में रहना बहुत ज़रूरी है। एक किताब जो शुरुआत में ज्योतिबा फुले ने लिखी, वो बताती है इस समाज को कि किस तरीके से एक विदेशी या फिर एक तरीके से आक्रमण होता है और किस तरीके से समाज गुलाम होता है। दूसरा बताता है कि किस तरीके से इस तरीके की जो व्यवस्था है आप उसको बदल सकते हैं। ये दो चीज़ें हम लोगों को समझनी ज़रूरत है। तो ये दो किताबें अपने आप में एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस समाज के लिए। और इसमें महत्वपूर्ण देखने की ये भी बात है कि ये जो समाज में जो हम जिन्हें महापुरुष समझते हैं, उन्होंने क्रांति जिस तरीके से की है वो तलवारों से नहीं, लेखनी से की है। इनके लेखनी में वो धार रही है कि इन्होंने एक मजबूती से चलते आ रही व्यवस्था को, जिसका तोड़ कभी नहीं हमें मिला रहता अगर इन्होंने ये किताबें नहीं लिखे रहते। लेखनी का वो धार है जिस धार के चलते इन्होंने ये किताब लिखी है। तो ये दो किताबें अगर आप अपने घर में रखते हैं तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी वो उस तरीके से ये लेखनी की धार समझते हुए आने वाले वक्त में भी लिखेंगी, पढ़ेंगी और समाज को कुछ दे पाएंगी। दो मुद्दों के ऊपर मैंने अभी तक बात रखी है। तीसरा जो मुद्दा है कि हम डॉक्टर अंबेडकर से किस तरीके की चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। मैंने पहला इतिहास बताने की कोशिश की, आपको जोड़ने की कोशिश की। दूसरा दो महत्वपूर्ण किताबों की जिक्र की। आप देख सकते हैं दोनों किताबें काफ़ी पतली है, मोटी है, लेकिन ये क्रांति की किताबें हैं। ये क्रांति लाई है इस देश में। अगर किताबों ने किसी किताबों ने क्रांति लाई है तो ये वो किताब है। ये एनहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ किताब नहीं है, आप समझिए एक पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसका बहुत बड़ा अंग हमारे ही समाज से आता है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है। कांशीराम साहब ने एक ही रात में 3 बार ये किताब पढ़ी और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का फाउंडेशन किया। तो ये वो किताब है। जो डॉक्टर अंबेडकर ने जब ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना तो सबसे पहले ये किताब पढ़ी थी कि सोचिए, जिसको आज विश्व गुरु मानता है, जिसको विश्व डॉक्टर अंबेडकर को गुरु मानता है, उस व्यक्ति ने ज्योतिबा फुले को गुरु माना क्योंकि उन्होंने ये किताब पढ़ी थी। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझना है कि अपने जीवन में अगर और अपने समाज में अगर आपको क्रांति बरकरार रखनी है तो आपको इस तरीके की किताबें अपने जीवन में रखना पड़ेगा। दूसरा सबसे लास्ट में जो मैं बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम समाज में देख रहे हैं आज के दौर में कि डॉक्टर अंबेडकर को समझने की अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है और अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने एक इस तरीके की बात रखना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर को अगर आपको समझना है, जानना है, तो मेरे जैसी वक्ता की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए आपको। आप लोगों को
डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई जो किताबें हैं, डॉक्टर अंबेडकर के जो बोले हुए बातें हैं, आपको उनको सीधा डॉक्टर अंबेडकर से सुनना या पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको मैं धन्यवाद करूँगा जो दलित पैंथर का जो मूवमेंट हमारे समाज ने देखा था महाराष्ट्र ने, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वॉल्यूम्स जो स्पीचेस एंड राइटिंग एंड स्पीचेस डॉक्टर अंबेडकर की पब्लिश करी थी। नीली कलर की किताबें हैं, दीक्षा भूमि में हर बार मिलती है, गवर्नमेंट प्रेस बड़ी मेहनत करके उसे छापती है। तो आप उसे पढ़िए, उसे रेफ़र करिए और उससे आप अपने को जोड़ने की कोशिश करिए और डॉक्टर अंबेडकर से सीधी बात करने की और समझने की कोशिश करिए। आखिरी में मैं अपने आपको ये बात कहना चाहूँगा कि समाज में जितने भी लोग हैं वो शिक्षित होने के साथ साथ अब उन्हें और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम शिक्षित हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें और एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो है हमारे हक अधिकार। हमारे हक अधिकार जो हमें संविधान से देते हैं, जो हमें बाबा साहब ने देके गए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं आज के दौर में? हम लोग हक अधिकार जो मिले हैं हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो चीज़ें जाती जा रही है हम उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें आ रही है हम उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सरकारी या नौकरी जा रही है, हम रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो प्राइवेट कंपनियाँ आ रही है, हम उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सरकार या फिर एक तरीके से कहा देश का जो धरोहर होती है वो लोग, पेड़, मंदिर, मस्जिद इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, कंपनियाज़ होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ये देश की धरोहर होती है, हमें इसे रोकना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकारी नौकरियां रहेंगी, सरकारी कंपनियां रहेंगी तो ही सरकार चाहे वो कोई भी हो आपको आरक्षण दिला पाएंगी या दे पाएंगी, मजबूरन देना पड़ेगा। अगर सरकारी कंपनियां नहीं होंगी, जैसे मॉइल हो गई, कोल माइंस हो गई, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हो गए, इस तरीके की रेलवे हो गई, एयर इंडियाज़ हो गई, इस तरह की कंपनीज नहीं रहेंगी तो आपको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये समाज सरकारी नौकरियों से जुड़ा रहा है। इस समाज ने प्रगति सरकारी नौकरियों में आने के बाद की है। ये इस समाज का जो आज मध्यम वर्ग जो तैयार हुआ है वो सरकारी नौकरियों से हुआ है। इसलिए इस मुद्दे को छेड़ना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी हो चुका है कि सरकारी नौकरियां को बचाना है तो आप लोगों को सरकारी संस्थाओं को बचाना ज़रूरी है। आखिरी मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि हम लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके के संबंध रहना चाहिए। देखिए, एक समाज है, हम किसी कबीले में नहीं रहते हैं, ना हम एक किसी विशेष एक जाति के लोग हैं, हम एक समाज में रहते हैं। समाज में रहना है तो हमें एकता के साथ रहना है। तो हमारे समाज में जब रहते हैं हम एकता के साथ रहते हैं, हाँ, समाज में रहना है और एक साथ रहना है तो हमारे बीच में आपस में हमेशा झगड़े होते हैं, टूट फूट होती है, दूरियां होती है। इस चीज़ को दूर करने के लिए सिर्फ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग आपस में सिर्फ एक चीज़ का पालन करें, वो है सम्मान। एक दूसरे को सम्मानित रूप में सम्मान दीजिए, सम्मान से बात करिए, रिस्पेक्ट। हमारे समाज की दिक्कत ये है कि हम लोग दूसरे से जब बात करते हैं तो हमारे अंदर एक तरीके से सम्मान की भावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। एक दूसरे के साथ सम्मान से बात करिए, सम्मान से रहिए तो हमारा जो समाज है वो एक दूसरे काफ़ी बंधन जो है काफ़ी मजबूत होगा। यही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।